प्यारे विद्यार्थियों, हम स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे थे और उस के तहत आज की क्लास में हम स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 22 पर चर्चा करेंगे। ये जो अनुच्छेद 22 है, इसमें अपन देखेंगे कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार है और निवारक निरोध के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसके समय में उसको कौन कौन से अधिकार है। पिछली क्लासों में अनुच्छेद 19, 20, 21 और 21 का पर अपन चर्चा की थी, जिसके तहत उसमें कौन कौन से नागरिकों का अधिकार है उन पर अपने विस्तार से चर्चा की थी। आज की जो ये क्लास है इसमें अपन देखेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या करा है? अनुच्छेद 22 ये करा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण देखो प्यारे विद्यार्थियों, यानी आपको गिरफ्तारी के संबंध में कौन से अधिकार होंगे या निवारक निरोध कानून के तहत यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके दिन आपको कौन कौन से अधिकार होंगे, ये बात बताई गई है किसमें? अनुच्छेद 22। ठीक है न, इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 22 है, इस अनुच्छेद 22 को अपन एक सामान्य से तौर पर इसको दो भाग में बांट देते ताकि समझने में सहूलियत रहेगी, क्योंकि अनुच्छेद जो 22 है, आर्टिकल 22 दो बात करें। एक तो सामान्य जो गिरफ्तारी है, दंडात्मक निरोध, और एक है निवारक निरोध। यानी इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इसके 7 क्लॉज है। इस 7 क्लॉज में जो क्लॉज 22 का 1 से लेकर जो 3 है वो सामान्य तौर पर प्यूनिटिव डिटेंशन यानी दंडात्मक निरोध से संबंधित है, और जो क्लॉज 4 से लेकर के जो 7 है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। तो अपन देखते हैं इन चीज़ों को एक एक करके, यानी इसको बड़े तौर पर अपन देखते हैं। एक तो इसका भाग हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी इसको कहेंगे दंडात्मक निरोध। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरा जो है इसको अपन कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको कहेंगे निवारक निरोध। यानी ये दो टाइप की गिरफ्तारी है ना, अपन देखेंगे तो ये गिरफ्तारी दो टाइप की, एक तो दंडात्मक निरोध के तहत यानी प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। तो ये जो आर्टिकल 22 है, ये आर्टिकल 22 के 7 क्लॉज है। तो ये जो बात है इसमें क्लॉज 22 1 से लेकर के 3 ये प्रावधान इसके अंतर्गत है, और ये जो इसमें है प्रिवेंटिव डिटेंशन में अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4 से लेकर के 22 का क्लॉज 7 तक। कहने का मतलब इसमें 7 क्लॉज है। एक एक करके सभी को अपन देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा डायग्राम को माइंड में सेटअप करते हैं कि दो भागों में इसको बांट दिया, दंडात्मक निरोध के तहत और निवारक निरोध के तहत। दंडात्मक निरोध में ये 22 का जो क्लॉज 1 से लेकर के 3 और ये 4 से लेकर, कहने का मतलब पहले 3 क्लॉज और फिर 4 क्लॉज। अब अपन देखते हैं ये दंडात्मक निरोध कब होता है और फिर निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कब किया जाता है। तो ये है अपराध के बाद में, ये ध्यान रखना है। एक तो ये जो बातें मैं हेडलाइन कर लेता हूँ। एक ये जो है यानी सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति जब कोई अपराध करता है या जो मौजूद कानून उसके अनुसार लगता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसके तहत अपराध के बाद में सामान्य तौर पर सीधी सी बात है, यदि आप देखें डायग्राम के तौर पर, तो ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन या दंडात्मक निरोध के तहत व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो मतलब अपराध के बाद में ये बात, और ये है अपराध से पहले, ये ध्यान रखना है। अपराध करने से पहले, ठीक है बच्चों, ये शायद आपको समझ आ गया। कहने का मतलब एक अपराध से पहले और एक अपराध के बाद में, ये बात होगी। अब देखो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अपराध करने के बाद में तो गिरफ्तार करते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि ये कौन सी बला है कि अपराध करने से पहले कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो निवारक निरोध है इसका अर्थ समझते हैं, यानी निवारक निरोध आखिर होता क्या है, निवारक निरोध का मतलब क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
कुछ ऐसी दशाएं होती है, ऐसी परिस्थिति होती है देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं और कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, देश की जो भी असामाजिक गतिविधियां करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, निवारक निरोध का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, सरकार है, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है। यानी एक लाइन में यदि अपन बात करें तो निवारक निरोध का मतलब हुआ अपराध, जो भी व्यक्ति है उसको अपराध करने से रोकना। यानी सरकार को यदि संदेह होता है कि ये फला व्यक्ति या ये वर्ग है या फिर ये संगठन है, ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है या फिर देश की एकता अखंडता सुरक्षित नहीं रह सकती है, तो उस कंडीशन में अपराधी को अपराध करने से पहले, यानी व्यक्ति है उसको अपराध करने से पहले ही उसको पकड़ लेना, और ये काम सरकार संदेह के आधार पर करती है। अब यदि सरकार को लगता है कि ये संदेह सही नहीं है तो फिर वो छूट जाता है। लेकिन कहने का मतलब इसका उद्देश्य है अपराध करने से पहले ही उसको रोक देना, और ये बात तो है, अपराध करने के बाद में तो होता ही है। तो ये जो है ये निवारक निरोध है, ये यदि अपन सामान्य तौर पर यदि देखें तो ये सही भी नहीं है, क्योंकि अपराध किसी इसका गलत दुरुपयोग, यदि सही यूज़ किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन इसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन होना भी जरूरी है। तो कहने का मतलब हुआ, निवारक निरोध का मतलब हुआ सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। तो इसको अपन एक एक करके अपन देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्यूनिटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 भाग 1 से उसका क्लॉज 1 से लेकर 3 और प्रिवेंटिव डिटेंशन का 22 का क्लॉज 4 से लेकर के 7, ये अपराध करने के बाद और ये अपराध करने से पहले। देखो अब इसको अपन एक एक भाग को देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है और इसके अंतर्गत क्या है। देखो अब देखो 22 का क्लॉज 1, 22 है, इस 22 का क्लॉज जो 1 है वो ही क्या करा है, 22 का जो क्लॉज 1 ये करा है कि एक तो कारण बताना और दूसरा परामर्श। अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 का जो भाग 1 है जो दंडात्मक निरोध से संबंधित है, किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। देखो एक तो बात ये, यानी अनुच्छेद 22 का भाग 1, दो बातें उसमें, एक तो है गिरफ्तारी का कारण और दूसरा उसको विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार। सामान्य से बात है, देखो एक तो गिरफ्तारी का कारण और दूसरा परामर्श किससे, विधि व्यवसायी से, विधि व्यवसायी से, या अपन साधारण सी भाषा में यदि का हम कहें विधि व्यवसायी का मतलब वकील। तो किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसका ये अधिकार बनता है कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, इनकिस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तारी, उसको एक तो बात गिरफ्तारी कारण जानने का, दूसरा उसके साथ साथ में उसको अपने पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श या सलाह लेने का अधिकार है, यानी वो अपने वकील से परामर्श या सलाह ले सकता है। तो ये अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1। अब देखो अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 का जो क्लॉज 2 है वो क्या करे, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2 अब ये कह रहा है जिस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार जो भी व्यक्ति है, इस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। 24 घंटे के अंतर्गत, एक तो बात ये 24 घंटे के अंतर्गत, और इसमें जो यात्रा का जो समय है, सामान्य सी बातें जानकारी में होगी, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर अनुच्छेद 22 को अपन पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जैसा कि मैंने देखा है कि अपन इतना ही पढ़ते हैं, अनुच्छेद 22 उसके अंतर्गत 3 बातें पढ़ लेते हैं, क्लॉज को नहीं पढ़ते हैं। आजकल क्लॉज से सवाल आने लग गए हैं, अपन सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, और फिर उसमें 3 बात दे दें, गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है, 24 घंटे के अंतर्गत पेश करना आवश्यक है और वकील से परामर्श करने का, और अनुच्छेद 22 पूरा। ऐसा नहीं है, अब अपन को ऐसा नहीं पढ़ना है, अपन को पूरा पढ़ना है, अनुच्छेद 22 के साथ क्लॉज पढ़ने हैं। और पहला क्लॉज में 2 बात होगी, दूसरे में गिरफ्तार जो व्यक्ति उसको 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है, निकटतम मजिस्ट्रेट के पास में
के समक्ष पेश करना है और उसमें यात्रा का जो समय वो शामिल, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। जहाँ से मतलब गिरफ्तार किया और निकटतम मजिस्ट्रेट तक पेश करने के बीच में जो समय लगा उसको गिना नहीं जाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2। अब देखो अनुच्छेद 22 का जो क्लॉज 3 है, ये अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 है वो अपवाद है। सामान्य तौर पर अपन को जानकारी में होता है कि मतलब ये अनुच्छेद 22 के तहत जो भी है शत्रु देशी जो नागरिक है उनको, और उसके साथ साथ में दंडात्मक ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ अनुच्छेद 22 का जो क्लॉज 3 है वो इन दोनों का अपवाद है। और क्या है, और उसमें ये कहा गया है कि एक तो शत्रु देशी व्यक्ति है उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे, और दूसरा जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार, तो ये अपवाद है। यानी इन शत्रुदेशीय व्यक्ति और निवारक निरोध जो कानून है उसके तहत यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद 22 का जो अपन एक पार्ट था दंडात्मक निरोध, उसके जो 3 सब क्लॉज थे उसको अपन ने देख लिया, क्लॉज 1, 2 और 3। ठीक है, अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 22 का जो दूसरा भाग है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4। अब देखो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4 ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 का जो क्लॉज 4 है वो ये कह रहा है कि सीधी सी बात है, क्लॉज 4 से लेकर के जो क्लॉज 7 है वो निवारक निरोध के तहत जो पार्ट है उसका है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो ये 4 ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको इस कानून के तहत अधिकतम 3 माह, यानी साधारण सी भाषा में बात करें तो निवारक निरोध के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है, ज़्यादा नहीं। एक तो बात ये, यानी अधिकतम 3 माह तक उसको हिरासत में रख सकते हैं। दूसरी बात आपको ये देखना है, यदि उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक यदि हिरासत में रखने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी इसमें ये बात बताई गई है, यदि 3 माह से अधिक, ठीक है, यानी अधिकतम 3 माह, लेकिन 3 माह से अधिक यदि आपको व्यक्ति को हिरासत में रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड होगा। क्या होगा? सलाहकार बोर्ड। एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा और ये सलाहकार बोर्ड ही ये सलाह देगा कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता कि नहीं, यानी वो परिस्थितियाँ देखेगा। तो एक सलाहकार बोर्ड 3 माह से अधिक के लिए यदि आपको हिरासत में रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। और ये सलाहकार बोर्ड किससे बनेगा, ये आप इस बात का भी उल्लेख कर रखा है कि सलाहकार बोर्ड है वो हाईकोर्ट का जो भी न्यायाधीश था या हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। इसमें 3 बातें, यानी सलाहकार बोर्ड किससे बनेगा? तो एक तो ये हाईकोर्ट का न्यायाधीश, यानी या तो है या था और या फिर बनने की योग्यता रखता हो। वापस देख लें, अधिकतम 3 माह तक अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4 ये करा है कि निवारक निरोध गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं। अब यदि 3 माह से अधिक रखना है तो उसके लिए क्या होगा? गठित होगा सलाहकार बोर्ड होगा। और वो सलाहकार बोर्ड किससे मिलकर बनेगा? तो ये सलाहकार बोर्ड होगा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से, जो या तो है या हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, इनसे मिलकर के ये होगा। और ये जो सलाहकार बोर्ड है ये जो निर्णय करेगा, ये सलाहकार बोर्ड निर्णय करेगा बहुमत से। किससे करेगा? बहुमत से। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है कि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4 क्या कह रहा है? 2 बात कह रहा है, एक तो अधिकतम 3 माह तक हिरासत के लिए और 3 माह से यदि आपको
अधिक करना है तो एक सलाहकार बोर्ड, और वो सलाहकार बोर्ड बनेगा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो वर्तमान में है वो हो सकते हैं, या जो थे या फिर बनने की योग्यता रखते हो, और वो निर्णय करेंगे बहुमत से। ये होगी बात। अब देखो अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5, इसमें क्या है। अब अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5 है वो ये कह रहा है कि जो निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको जितना जल्दी हो सके उसके तहत जो आधार है कि किन आधारों पर उसको हिरासत में लिया गया है वो आधार जानने का उसको अधिकार है, और उसके साथ साथ में उसको उसके विरुद्ध अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। कहने का मतलब है जो भी निरुद्ध व्यक्ति है निरुद्ध जो व्यक्ति है व्यक्ति को हिरासत या इसका आधार यानी कारण बताना, और उसके साथ साथ में वह पक्ष रखने का अधिकार, ये भी बात आ गई। कहने का मतलब है अधिकार तो हर किसी व्यक्ति को होता है। अब जब इसको यदि गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है निवारक निरोध कानून के तहत, तो अनुच्छेद 22 का जो क्लॉज 5 है वो उसको ये अधिकार देता है कि जो भी उसको हिरासत में लेने वाला जो भी अधिकारी है वो जितनी हो सके उतनी जल्दी उसका आधार बताएगा कि किन आधारों पर ये आपको हिरासत में लेना पड़ा, और उसके साथ साथ में उसको अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। तो ये इतनी सी बात करा अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5। अब देखो अनुच्छेद 22 का क्लॉज 6 क्या कह रहा है। अनुच्छेद इससे जुड़ा हुआ है। यदि ये जो अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 22 का जो भाग 5 है, अनुच्छेद 22 का भाग 6 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5 के अधीन जो भी ये अधिकार है, इन अधिकारों से उसको वंचित किया जा सकता है यदि जो भी अधिकारी है वो लगता है कि लोकहित में उसको आधार बताने से। कहने का मतलब है अनुच्छेद 22 के क्लॉज 5 के 5 को लोकहित में कारण या आधार बताने से इनकार किया जा सकता है। कहने का मतलब अधिकार है, लेकिन जब यदि आपको लगता है कि ये आधार बताने से लोकहित को नुकसान पहुंच सकता है तो लोकहित में इस हिरासत के कारण या आधार बताने से इनकार किया जा सकता है। ये बात है। अब देखो इसका क्लॉज 7, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 7 ये कह रहा है कि इसके संबंध में विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास में, यानी इससे संबंध में विधि है वो संसद बना सकती है, और वो देख सकती है किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का जो आधार है, कितना हिरासत में रखना है, कितना हिरासत में नहीं रखना है, उससे संबंधित। यानी सामान्य से बात करें तो इससे संबंध में संसद को विधि बनाने का अधिकार, यानी इससे संबंध में जो भी विधि बनाएगी उसका अधिकार किसके पास में है, संसद के पास में। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सटीक रूप से अपने अनुच्छेद 22 के क्लॉज जो 7 है उस पर अपन देखे प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए। प्यूनिटिव डिटेंशन 1 से लेकर के 3 और 4 से लेकर के जो 7 था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक निरोध के तहत या दंडात्मक निरोध के तहत। अब एक और चीज़ देखनी, अब आपके दिमाग में एक सवाल नॉर्मल आता है कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत अधिकतम कितने महीने तक, कितने माह तक इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, इसमें से आप कौन सा चुनेंगे, 2 माह या 3 माह। तो यहाँ आपके मैं पूर्ण रूप से क्लियर कर देता हूँ कि अनुच्छेद कहीं पर आपको लग रहा है कि 3 माह, कहीं पर आपको किताबों में लगा हुआ कि 2 महीने। तो यहाँ ये चीज़ है कि जो निवारक निरोध के तहत जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार के अधिकतम वर्तमान की कंडीशन को यदि देखें तो वो 3 महीने हैं। अब 2 माह का जो ये समस्या है ये क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 में, ये विशेष तौर से गौर करने वाली बात है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तार का जो समय था 3 माह था, उस 3 माह से लेकर के उसको कितना कर दिया, 2 माह। अब ये कहेंगे अब
आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब 44वां संविधान संशोधन करने के बाद में इसको 3 माह से 2 माह कर दिया, तो फिर वर्तमान में ये 3 माह कैसे उत्तर हो गया? तो इसमें एक बात ये रखी, 44वां संविधान संशोधन 3 माह से 2 माह किया गया, बिल्कुल सही है। अब ये इसमें ये कहा था, ये जो लागू प्रावधान है, प्रावधान ये जो भी है ये कब लागू होंगे? प्रावधान लागू होंगे कब? अधिसूचना जारी होने, अधिसूचना के जारी होने पर। यानी इस संशोधन के माध्यम से ये सरकार को अधिकार दिया गया कि आप एक अधिसूचना जारी करेंगे। क्या करेंगे? अधिसूचना जारी करेंगे, और जिस दिन ये अधिसूचना जारी होगी उस दिन से ये प्रावधान लागू होंगे। तो चूंकि संविधान संशोधन करके ये प्रावधान तो कर दिया कि 3 माह से जो निवारक नज़रबंदी है वो 2 माह की गई, सही बात है, लेकिन आज तक उसमें ये लिखा हुआ था कि अधिसूचना, लेकिन सरकार थी जो तात्कालिक सरकार, ठीक है, वो सरकार, उसके बाद में दूसरी सरकार आ गई, तो आज तक इस प्रावधान को लागू करने के लिए अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई। अब जब चूंकि अधिसूचना जारी हुई नहीं तो ये प्रावधान लागू नहीं हुआ। तो बात क्लियर होगी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 3 माह से 2 माह किया गया, लेकिन एक बात साथ में ये भी जुड़ गई कि ये प्रावधान अधिसूचना की जारी होने की तिथि से लागू होंगे, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, इसलिए इसका आंसर रहेगा 3 माह। अब देखो छोटी सी बातें ऐसे आ सकती है कि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 7 है, वो संसद को इससे के संबंध में विधि बनाने का अधिकार देते हैं। तो समय समय पर संसद ने निवारक निरोध से संबंधित विधियाँ बनाई है, वो लास्ट में एक स्लाइड के माध्यम से आप इसको आराम से समझ लेना कि इसके तहत संसद ने कौन कौन से अधिनियम बनाए। मेरे ख्याल से आपको अनुच्छेद 22 और पूरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में। तीसरा जो स्वतंत्र अधिकार है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, उस पर अपन चर्चा करेंगे।